Hello and welcome to your channel for creative studies. So today we will be doing the second part of the course BHIE 142, that is of history of modernist Asia, that is Japan. Okay, that is from century 1868 to 1945. This is the June 2022 term and examination paper that we were doing analysis of, and in our last session we did the section 1 part, okay, where we completed till the fourth number question. Today we will be carrying on forward from the section 2, जहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है. राइट अ नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ जापानीज इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन इन द अर्ली 20th सेंचुरी. ओके, ये है आपका क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स का है. तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कहाँ पर है. नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पर कि कोर्स के इंट्रोडक्शन में, मतलब एकदम स्टार्टिंग में ही इंपीरियल एक्सपेंशन क्या है इसमें ऑलरेडी बताया गया है. ठीक है, तो ये इंपीरियल एक्सपेंशन क्या था. अगर आप देखोगे कि जापान्स इंपीरियल एक्सपेंशन जो कि यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, जापान्स इंपीरियल एक्सपेंशन यहाँ से स्टार्ट है. ओके, और अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या बताया गया है, एंड द वॉर्स इट फॉट डाउन to the Second World War. This course includes the Japan's defeat and occupation by the US-led Allied forces, जो कि हम लोग पहले भी देखे थे. The post-war reconstruction and Japan's emergence to a democratic global economic power. यहाँ पर imperial expansion का मतलब ये है, जो कि आप कोर्स में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर एक expansionist approach बोल के है. ठीक है, expansionist approach, expansion. ठीक है, अगर आप इसको सर्च करोगे तो देखना बहुत सारा यहाँ पर एक्सपेंशन रिलेटेड टॉपिक है. ठीक है, ये जो जापान का जो एक्सपेंशनिज्म है, ठीक है, इसके ऊपर में ही ये आंसर है कि कैसे करके वो उसने इंपीरियल एक्सपेंशन किया है. ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर इन पार्ट्स रहेगा ये आंसर, एंड दिस लीड्स टू द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका प्रॉपर आंसर क्या है. ठीक है, पर आप देख सकते हो कि इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है कि जैसे वहाँ पर क्वेश्चन था कि राइट अ नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ जापानीज इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन इन द अर्ली 20th सेंचुरी. क्योंकि ये आपका इन पार्ट्स दिया गया है तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा गया है. द पावर ऑफ, ठीक है, द पावर ऑफ द जापानीज अपील as liberators of Asia lay in the fact that they, like the countries they occupied, were both fighting Western power. Japanese ideas about building a co-prosperity sphere were initially met with support, and the local populations looked to the Japanese as liberators. Okay? The colonized people of Asia saw that they held this as a in common with the attack local cultures initially, but in Korea they followed a policy of trying to wipe out Korean culture and language. ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर दिया गया है. ठीक है, इसके बारे में आपको एक इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन के बारे में आपका बताना पड़ेगा. तो ये एक्सपेंशन के बारे में जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, मतलब जो एनालिसिस का था, कि इंपीरियल एक्सपेंशन का मतलब यही है कि यू विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंशन और द चेंजेस जो चाइना एक स्पेशली जापान इन द टाइम ऑफ इंपीरियलिज्म जो था वो कैसे करके एक्सटेंड कर रहे थे. ठीक है, उसके बारे में बताना है. फिर यहाँ पर फिर से देखिए कि नेक्स्ट पैसेज क्या है, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं कि सम कोलैबोरेट्स लाइक ओंग San and Subhash Chandra Bose seem to have had problems with the Japanese but collaborated to achieve their ends. ठीक है, which was national liberation. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इंपीरियलिज्म जो था, जापानीज इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन कैसे करके हुआ था अर्ली 20th सेंचुरी के बारे में, इसी के बारे में क्वेश्चन है. और ये आपके एक्सपेंशन का आपके बुक में भी ये मिल जाएगा. बट वो क्या है कि प्रॉपर इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन एक जगह पे नहीं दिया गया है, उसका एक्सपेंशनिस्ट थ्योरी करके दिया गया है. ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, क्योंकि ये कुछ आंसर्स ना आपको फ्रेम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस अवेलेबिलिटी. ओके, next the question that we will be looking on to is, let's see, that is number 6. Why did the political parties fail in Japan? ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है. ये है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें दिया पूछा गया है, why did the political parties
फेल इन जापान, ये आपका, या डिक्लाइन भी बोल सकते हैं कि कैसे करके पॉलिटिकल पार्टीज का डिक्लाइन हुआ, वो भी पूछ सकता है। डायरेक्ट फेल बोल दिया है। तो ये क्या है यहाँ पर, सब कॉन्टेक्स्ट 10.5 यूनिट 10 में ये दिया गया है, पेज नंबर 138, 139 और 140। सो लेट्स सी कहाँ से ये आंसर लिया गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10.5 में ये है, जैसे मैंने बताया कि सब कॉन्टेक्स्ट 10.5 में एग्जैक्टली डायरेक्ट उठाया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स थे, जैसे वेरियस फैक्टर्स था जो इन्फ्लुएंस कर रहा था, जो पॉलिटिकल पार्टीज का फेल करना था उस टाइम में। तो द डिक्लाइन ऑफ द इन्फ्लुएंस, और जो फेलियर यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है पार्टीज फेल क्यों हुए थे जापान में, इसका क्या है कि इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज वॉज क्रिएटेड बोथ बाय द चेंजिंग इंटरनेशनल सिचुएशन जो कि बाहर में था, एंड द डोमेस्टिक प्रेशर जो कि इंटरनल था। ये एक चीज़ देखिए कि बहुत एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स था। तो जो चेंजिंग इंटरनेशनल सिचुएशन था वो एक्सटर्नल एक फैक्टर है, और डोमेस्टिक प्रेशर एक इंटरनल फैक्टर था, विच स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ द मिलिटरिस्ट्स, मतलब बाहर के जो थे। ठीक है, और एक्सटर्नली द इकोनॉमिक डिप्रेशन एडेड टू द सोशल टेंशंस इन जापान, एंड द इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ चाइनीज nationalism pressed on Japanese interest. In China, Chiang Kai-shek was gaining strength and Japan felt that her interest in Manchuria were threatened. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है। एक चीज़ आप देखिए, जब भी आप जापान के हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो कहीं ना कहीं चाइना का लिंक है। ठीक है, इसीलिए मैं जब भी कभी कभी जापान की हिस्ट्री के टाइम में मैं जब बोल रहा हूँ तो उसके साथ साथ में चाइना भी निकल जा रहा है। उसका मेन चीज़ यही है क्योंकि चाइना एंड जापान हिस्ट्री इज समवट लिंक्ड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोर्स जो आपका है 142 का, इज समवट लिंक्ड विद चाइना एज वेल, और उसके साथ साथ उसका हिस्ट्री जो है कहीं ना कहीं चाइना के साथ भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, पैरेलली वो चल रहा है। ठीक है, तो आपका पेज 138 और 139 में ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स इसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 10.5.2, ठीक है, ये चीज़ दिया गया है, ये आप ज़रूर से देख लेना। ठीक है, कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। इसके आंसर जब आप लिखते हो ऐसा टाइप का, तो इसका जो मेन हेडिंग है इसको सब पॉइंट करके आप लिख लेना, ताकि और आप अच्छे से आप इसको देख पाओ। ठीक है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे करके इसको लिखते हो ये क्वेश्चन को। ठीक है, सो दैट ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मेनली दिस इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल बेसिस, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन वेयर यू आर प्रेजेंटिंग द फैक्ट्स। हम लोग, इवन व्हेन आई एम मेकिंग द वीडियो, देयर माइट बी लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक्स, दैट इज ड्यू टू many of the information that I want to contribute with the people that are listening to this video, and you have to check the accuracy in it. जितना आप उसको properly present कर सकते हैं, जितना आप उसको properly उसको data and facts के साथ आप present कर सकते हैं, उतना अच्छा है। You can underline the answers and you can provide it in the form of sub points. इससे और अच्छा आपका दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिस्कस द जापानीज आइडियाज अबाउट एशिया। ठीक है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। दिस इज बेस्ड ऑन 12.2, मतलब यूनिट 12 से लिया गया है, जो कि पेज नंबर 157 एंड 158 है। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, कुछ कुछ आंसर्स आपको ना फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एज अ होल चैप्टर के वाइज में हर चीज में दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जापानीज आइडियाज अबाउट एशिया, व्हाट वाज दैट। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि जापानीज आइडिया अबाउट एशिया। अब यहाँ पर क्या है, द आइडिया ऑफ एन एशियन यूनिटी ड्रीव ऑन मेनी फॉर्मर आइडियाज एंड चेंज ओवर टाइम। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या सब पॉइंट्स है यहाँ पर, जैसे रेस एंड सिविलाइजिंग मिशन जो कि पेज 157 में है। ठीक है, जापानीज सोसाइटी इज वर्किंग टू प्रोमोट एशियन यूनिटी। ठीक है, एंड दिस इज हाउ द आंसर इज। ठीक है, इसका 12.2.1 और 12.2.2 ये चीज़ का आपको बताना पड़ेगा, कैसे करके वो चीज़ का चेंज हुआ था। जैसे कोरिया और जापान, कोरिया और चाइना का एक कॉम्बैक्ट विद द वेस्टर्न पावर्स एंड द कल्चर दे ब्रॉट। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है कि एशिया में जापानीज आइडियाज़ क्या था, इसके ऊपर में आपको यह आंसर को पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि इन बाई फार जापान एक बहुत मतलब स्मॉल प्लेस होने, आइलैंड्स के प्लेस पे था। ठीक है, बट फिर भी वो इतना जल्दी उसका रैपिड मॉडर्नाइजेशन था, और उसका जो टेक्निक्स जो था वो चीज़ का ना एक कॉम्पिटिटिवनेस कर रहा था। और अगर आप देखोगे कि जापान का जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, उल्टा उसका चीज़ का ना दे हैव मॉडर्नाइज्ड, और उन लोग ने बहुत अच्छे से वो चीज़ को डेवलप किया। जापान एक्चुअली ग्रीव वेरी फास्टर इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आज भी अगर आप देखोगे वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्नाइज्ड प्लेसेस में से जापान को गिना जाता है, क्योंकि वहाँ पर सारा चीज़ ना बहुत सिस्टमैटिक वे में होता है, एंड दीज पीपल आर वेरी
इंटेलिजेंट पीपल, जस्ट लाइक चाइना का भी अगर आप देखोगे टेक और चीज़ में भी बहुत चीज़ों में अच्छा है, बट जापान का भी एज अ होल बहुत, मतलब छोटा देश होने के बाद भी उसका जो पॉपुलेशन एंड स्ट्रेंथ छोटा होने के बाद भी उन लोग इतना करेजियसली एंड हाउ दे एक्चुअली formed themselves after the westernization or the what you can say that the trade, after the trade was brought on, and after the people that were uh, dictating, जो चेंज जो था उस टाइम में, वो चेंज को जापान ने बहुत डिफरेंटली उसको किया एज कंपेयर टू चाइना एंड अदर एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्या है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच, ओके। एंड यहाँ पर है राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन जापान, यहाँ पर कोई भी टू करना है जो कि 200 वर्ड्स का है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ से आंसर लिया गया है। दिस इज राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन जापान इज टेकन फ्रॉम यूनिट 11 पेज 143 144 में मिलेगा आपको। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर यूनिट 11 इज अबाउट राइज ऑफ मिलिट्रिज्म ओनली, इसका पूरा चैप्टर है इस छोटा सा चीज़ आंसर के लिए। तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे ना इंट्रोडक्शन से कि क्या था द पीरियड बिटवीन 1931 एंड 1941, द डिकेड इमीडिएटली प्रीसीडिंग द आउटब्रेक ऑफ पैसिफिक वॉर इज ऑफन रेफर्ड टू बाय द जापानीज एज कुराई जानिमा, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा स्पेलिंग का, ठीक है। फिर या उसका मतलब क्या है, डार्क वैली। दिस वॉज अ पीरियड विच सॉ द अनप्रेसिडेंटेड राइज ऑफ मिलिट्रिज्म एंड अल्ट्रा नेशनलिज्म इन जापान। It was during this period that the military established its supremacy in the spheres of politics, economy and foreign relations. इस टाइम में मिलिट्री उसका सुप्रीमेसी लीड कर रहा था, जो कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड फॉरेन रिलेशंस में है। इसका नेचर ऑफ प्रिज्यूम है, और क्योंकि ये 10 मार्क्स का है तो आपको रफली 200 वर्ड्स का इसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 143, 144, 145 तक थोड़ा सा आपका एब्रीवेशन देना है, ठीक है। जस्ट द अपर व्यू ऑफ द पार्ट, क्योंकि ये 10 मार्क्स करके है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेरिकल्चर इन जापान। ये आपका यूनिट 9 सब कॉन्टेक्स्ट 9.4.3 पेज नंबर 123 में है, ठीक है, पेज नंबर 123। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है सेरिकल्चर, जो कि 9.4.3 में है, ठीक है, जैसे मैंने बताया, ठीक है, पेज नंबर 123 में है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट टू राइस, मतलब पहले इसका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी यही सेम चैप्टर से ही दिया गया है, तो दोनों क्वेश्चन यही यूनिट से आया है, ये पर्टिकुलर शॉर्ट आंसर्स का। तो सेरिकल्चर पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट टू राइस द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज रॉ सिल्क। रॉ सिल्क के ऊपर में ये था, और सेरिकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, सेरिकल्चर प्रोडक्शन is in a vast majority of the cases developed as a second activity to the main cereal production. Sericulture industry grew rapidly owing to the rise of world demand for silk between 1914, जो कि अगर आप यहाँ पर देखोगे 1914 to 1929, raw silk production increased there threefold. ककून प्रोडक्शन, यहाँ पर ये चीज़ के बारे में बताया गया कैसे करके सिल्क वॉर्म से सेरिकल्चर होता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, जैसे एज ए इकोनॉमिक, मतलब प्रोडक्शन में सिल्क, कपड़े और बहुत सारी चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया 9.4.3 का। इसके ऊपर ही हम लोग जाएंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन का है, अगर आप देख लीजिएगा, पहले मैं यहाँ पर आंसर पहले ही बता देता हूँ। जैसे राइस रायोट ऑफ 1918 एंड इट्स आफ्टरमैथ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर 9.4.2 ये आपका पेज नंबर 121 और 122 में है, ठीक है। इसको सिर्फ 200 वर्ड्स में बताना है। क्या था राइस रायोट? So as a result of growing industrialization, the demand of labor force also increased in the urban areas. This was because of the industries were established near urban areas due to better transportation, ठीक है, better transportation के लिए ये चीज़ था, and were established near urban areas due to better transportation and communication facilities. As industrial wages were higher than the agricultural wages lots of people left rural एरियाज टू वर्क इन इंडस्ट्रीज। तो एक राइस राइट हुआ था 1918 में, ठीक है, या 1918 में देयर वाज अ राइस राइट,
और इस राइस राइट के ऊपर में ही ये चीज़ आपको बताना है, जहाँ पर एज ए रिस्पॉन्स टू द राइस राइट, एक राइट के ऊपर में था जहाँ पीजेंट्स या फार्मर्स राइट किए थे, द गवर्नमेंट स्टार्टेड इम्पोर्टिंग राइस फ्रॉम इट्स कॉलोनीज कोरिया एंड ताइवान. दिस वॉज डन बाई फोर्सिंग कोरियंस एंड ताइवानीज टू ईट फूड स्टफ्स inferior टू राइस एंड एक्सपोर्ट देयर राइस टू जापान. ठीक है, तो कोरियंस और ताइवानीज को उन लोग फोर्स किए थे कि आप जो है आप अपना जो राइस का जो है वो आप इंपोर्ट करो. मतलब जापान का जो मेन चीज़ है ना वो इंपोर्ट से था, बहुत सारा चीज़ उन लोग इंपोर्ट करते थे. तो वो कोरिया और ताइवान से ना वो राइस इंपोर्ट करते थे, और इससे क्या हुआ कि कोरियन और ताइवानीज का जो है ना वो इन्फीरियर राइस और एक वो करते थे और एक्सपोर्ट देयर राइस टू जापान. मतलब खुद उन लोग इन्फीरियर राइस वो करते थे, कंज्यूम करते थे, और राइस अच्छे जो राइस क्वालिटी जो था वो जापान को उन लोगों को करना पड़ता था. तो यही चीज़ राइस राइट के बारे में बताया गया था, जो कि एक काइंड ऑफ राइट के हिसाब से था. ठीक है, जो आपका पेज नंबर 121 और 122 में है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे. अगर आप देखोगे यहाँ पर राइस राइट ऑफ 1918 एंड इट्स आफ्टरमैथ, तो ये दोनों आपका यूनिट 9 में ही है. नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस इन जापान. ठीक है, ये आपका यूनिट 6 सब कॉन्टेक्स्ट 6.5 पेज नंबर 82 और 83 में है. ठीक है, हाँ, तो जहाँ जैसे मैंने बताया था कि 6.5 कॉन्टेक्स्ट में यूनिट नंबर 6 में आपको ये मिलेगा. क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड यूनियंस, तो एक बहुत सारे ट्रेड यूनियंस इस टाइम में फॉर्म हुए थे जापान में, या इसके बारे में आपको बोलना है. ठीक है, तो ये आपके जैसे मैंने पहले ही बताया था कि रूसो जापानीज वॉर, मैंने लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है साइनो जापानीज वॉर, दूसरा है रूसो जापानीज वॉर. ये दो वॉर्स आप ज़रूर से देख लेना. ठीक है, इससे क्या चेंजेस हुए थे इसके बारे में भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, जो कि चाइना मतलब स्पेशली जापान का वो कैसे करके वो मतलब एक मतलब एग्रेसिव अप्रोच था, एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच था. ठीक है, जो जिसमें बहुत अगर आप देखोगे एग्रेसिव अप्रोच था कि कैसे करके वो अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करे, वो एक्सपेंशन करने लगे, ताकि वो जो बड़े बड़े जो देशों के साथ थे उसका जो टेरिटरी था, स्मॉल पार्ट्स था, उसको कैसे करके उन लोग डिफीट करने लगे. ठीक है, इसके बारे में रूसो जापानीज वॉर और साइनो जापानीज वॉर, ये दो वॉर्स आपको देखना है. इसका डेट भी आप देख लेना. जैसे रूसो जापानीज वॉर वाज फ्रॉम 1904 टू 1905. ठीक है, एक साल चला था ये. ठीक है, ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपका पेपर एनालिसिस था. ये आप देख लीजिएगा. ठीक है, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. ये आपका लास्ट आंसर जो है ये आपका पेज नंबर 82 एंड 83 में you will get it. Okay, and this was all about the paper analysis. Because my health is not that good, I have tried to make the video with the explanation parts, as well as made it possible for you all to look through the book. और ये book से ही questions आते हैं. आप ज़रूर से assignment के questions को ज़रूर से देख लेना. Please look into the assignment questions as well as the first thing to look onto it, and look into various parts of the context as well. Please give it in points so that it looks more systematic, and उसको अगर हो सके तो आप अंडरलाइन भी कर दीजिएगा. ठीक है, दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द पेपर ऑफ BHI 142. थैंक यू सो मच.